साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बीपीएससी अड्डा पे। बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक कक्षा 1 से 5 तक का जो मॉक टेस्ट चल रहा है जटेरिया पब्लिकेशन द्वारा, कुल 15 मॉक टेस्ट में आज 9वां मॉक टेस्ट है। आज का जो पहला प्रश्न है आपसे जो पूछा गया है इस मॉक टेस्ट यानी सेट 9 में, और मंदिर से है। पहला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भुवनेश्वर। यानी भुवनेश्वर में है लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर की अगर विशेषता की बात करें तो लिंगराज मंदिर जो है लाल पत्थर से बना हुआ है, जो कि कलिंग शैली वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो लिंगराज मंदिर याद रखिएगा भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर कहां पर है? तो उड़ीसा में है। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत संगति से है प्रश्न। एग्जाम में आपको बहुत संगति से एक प्रश्न देखने को मिलेगा। कुल बहुत संगति 4 हुए थे और इन चारों बहुत संगति आपको याद होना चाहिए। तो पहला बहुत संगति की अगर आपसे पूछता है कि पहला बहुत संगति कहां पर हुआ था, तो वो राजगीर में हुआ था। दूसरा बहुत संगति अगर पूछता है तो दूसरा बहुत संगति वैशाली में हुआ था। और तीसरा चूंकि प्रश्न पूछा गया है तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र। अब आप सोच रहे होंगे कि चौथा कहां पर हुआ है, तो चौथा हुआ है कुंडलवन में, जो कि श्रीनगर में पड़ता है। इन चारों को आप याद रखिएगा। इन चारों को जगह के अलावे इन किसके शासन काल में हुआ है, कब हुआ है और उसके अध्यक्ष कौन रहे थे, यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, किस मुगल शासक की पत्नी ने अपने पति के लिए मकबरा बनवाया था? तो अपने पति के लिए जो मकबरा बनाने वाला था वो थी हुमायूं की पत्नी। हुमायूं की पत्नी जो कि यानी हाजी बेगम ने दीन पनाह में एक मकबरे का निर्माण करवाया था, और यह भारत का पहला दोहरा गुंबद वाला मकबरा था। तो याद रखिएगा वह कौन सा मुगल शासक था जिसके पत्नी ने अपने पति के लिए मकबरा का निर्माण करवाया था? तो आंसर हो जाएगा हुमायूं के पत्नी ने। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, तैमूर लंग ने किस शासक के समय भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग जो था वह नसरुद्दीन तुगलक के समय पर भारत पर आक्रमण किया था। यानी दिल्ली पर सल्तनत का शासन था और दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया था इसने 1398 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नसरुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो महावीर स्वामी जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे, तो महावीर स्वामी ने अपना उपदेश जो है प्राकृत भाषा में दिया था, जो कि महावीर कौन थे? 24वें तीर्थकर थे जैन धर्म के। तो इस प्रश्न के सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृत। अगला प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपसे पूछता है? क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह है? यहाँ पर देखिए हड़प्पा कालीन बंदरगाह कौन सा है? तो हड़प्पा कालीन बंदरगाह है लोथल। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल। लोथल जो है गुजरात में पड़ता है और गुजरात में भोगवा नदी के किनारे यह स्थित है, जो कि एक हड़प्पा कालीन प्रमुख बंदरगाह है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आइए। क्वेश्चन नंबर 7 में है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के अनुसार अशोक ने सबसे छोटे भाई को छोड़कर अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद राजगद्दी हड़प ली थी? तो 99 भाइयों की हत्या करने के बाद राजगद्दी जो हड़प लिया था, इसकी चर्चा जो है कहां पर पता चलता है हमें? वह पता चलता है दीपवंश में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दीपवंश। क्वेश्चन नंबर 8 है, मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किस के राज दरबार में दूत बनकर आया था? क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा जा रहा है कि मेगास्थनीज जो है किसके राज दरबार में दूत बनकर आया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और लास्ट सेट यानी सेट नंबर 2 में आपने प्रश्न सोल्व किया होगा कि आपको इंडिका नामक एक पुस्तक आपसे पूछा गया था। तो इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो वह भी मेगास्थनीज ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय पुस्तक का अनुवाद अबुल फजल ने अयार ए दानिश नाम से किया था? तो अबुल फजल ने अयार ए दानिश जो है वो किसका अनुवाद किया था? पंचतंत्र का किया था। तो अबुल फजल ने पंचतंत्र का अनुवाद इसमें किया था अयार ए दानिश के नाम से। क्वेश्चन नंबर 10 आइए, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईस्वी पूर्व में हराया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 305 ईस्वी पूर्व। अगला आइए क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता है? यह भी इतिहास में ही है। किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता है? तो अपृहत जो है बिना जोते हुई जंगली जो भूमि होता है डेजर्ट वाला, उसको अपृहत कहा जाता था गुप्त काल में। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बिना जोती हुई जंगली भूमि गुप्त काल में
इसको अपहृत कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 12, खेड़ा का युद्ध किनके बीच में हुआ था? खेड़ा का जो युद्ध है वो किनके बीच में हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा साहू और ताराबाई के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। खेड़ा का युद्ध किनके बीच में हुआ था? साहू और ताराबाई के बीच में। क्वेश्चन नंबर 13 आइए। क्वेश्चन नंबर 13 में है सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? तो सिक्किम का भारत में विलय जो है लॉर्ड डलहौजी ने करवाया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 14, मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय का सेनापति कौन था जिसने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो वो था बख्त खान। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वक्त खान है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही आपको अगला वीडियो इस चैनल पर अपलोड होता है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो आपने पढ़ा होगा यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक थे विवियन डेरेजियो। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विवियन डेरेजियो। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, रंजीत सिंह एवं किस अंग्रेज अधिकारी के बीच में 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी? यानी आपको बताना है कि पंजाब के राजा रंजीत सिंह और वो अंग्रेज अधिकारी जिनके बीच में 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी, तो अंग्रेज अधिकारी का नाम आपको बताना है। तो वो अंग्रेज अधिकारी कौन था? वो था चार्ल्स मेटकॉफ। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच में 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण भारत के ब्राह्मण समाज को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण भारत के ब्राह्मण समाज को क्या बोला जाता है? हमने लास्ट जो करवाया था उसमें भी इसमें इसकी चर्चा हुई थी कि जो वेद समाज था, वेद समाज को ही दक्षिण भारत के ब्राह्मण समाज के रूप में भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वेद समाज। क्वेश्चन नंबर 18 आइए। इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन कहाँ किया गया है? तो इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन कहाँ पर किया गया था? लंदन में किया गया था। सन 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था और लंदन में ही उन्होंने इंडिया हाउस की भी स्थापना किया था। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन सी, लंदन। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रथम कारखाना अधिनियम किसके समय में पारित किया गया था? तो प्रथम कारखाना अधिनियम कब पारित किया गया था? ये 1881 में पारित किया गया था और उसमें कौन था? लॉर्ड रिपन। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 20, दादा भाई नौरोजी किस वर्ष ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स हेतु चुने गए थे? आपको मालूम है कि भारत का एकमात्र बंदा जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए थे वो थे दादा भाई नौरोजी। और वो कब चुने गए थे? तो वो चुने गए थे 1892 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1892। क्वेश्चन नंबर 21 आ जाइए, बहुत ही फेमस प्रश्न है, काकोरी षड्यंत्र घटना। तो काकोरी षड्यंत्र घटना कब घटित हुआ था? तो काकोरी षड्यंत्र घटना जो है 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? काकोरी षड्यंत्र घटना 9 अगस्त 1925 को हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 9 अगस्त 1925। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि वाई सोशलिज्म। तो वाई सोशलिज्म एक पुस्तक है, वाई सोशलिज्म। ठीक है, सोशलिज्म। तो वाई सोशलिज्म नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो समाजवाद से संबंध जो है जयप्रकाश नारायण का था और इन्होंने एक सोशलिस्ट पार्टी का गठन भी किया था कांग्रेस से हटकर। तो समाजवादी विचारों से प्रेरित होकर जयप्रकाश नारायण ने ही वाई सोशलिज्म नामक पुस्तक लिखा था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 23 आइए, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके शासन काल में हुआ था? तो प्रथम जनगणना जो है आपको मालूम है कि लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। किसके काल में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में प्रथम जनगणना हुआ था 1872 ईस्वी में। किंतु अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि रेगुलर 10 साल के किसके काल में हुआ था, यानी जो जनगणना आज वर्तमान में जो फॉर्मेट देखते हैं कि हर 10 साल के बाद जो जनगणना होता है, तो वो स्टार्ट किया गया था लॉर्ड रिपन के काल में 1881 में। लेकिन प्रथम जनगणना चूंकि पूछा है प्रश्न में, तो वो होगा लॉर्ड मेयो, यानी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, किसके विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन किसके विरोध में प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था क्रिप्स मिशन के। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रिप्स मिशन। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, भगत सिंह के द्वारा केंद्रीय विधानसभा में कब बम फेंका गया था?
तो भगत सिंह के द्वारा केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को, ठीक है, बटुकेश्वर दत्त भी थे उसमें और भगत सिंह भी थे, उन्होंने ही पब्लिक सेफ्टी बिल एक आया था और उसी के विरोध में बम फेंका था। और बम फेंकर कहा था कि हमारे बम फेंकने का मकसद किसी को हताहत करना नहीं है, बल्कि उन बहरों को तक मेरी आवाज को पहुंचाना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 8 अप्रैल 1929, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई? तो इसके लिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको इसका ईयर मालूम होना चाहिए। तो साइमन कमीशन कब आया था? साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था 1928 में। गांधी इरविन समझौता, यह तो आपको मालूम होगा, 1931 में। और दांडी मार्च कब हुआ था? तो दांडी मार्च भी 1931 में हुआ था। दांडी मार्च जो है 1930 में हुआ था, 1930 में दांडी मार्च। और सवर्ण अवज्ञा आंदोलन, तो सवर्ण अवज्ञा आंदोलन जो है कब हुआ था? सवर्ण अवज्ञा आंदोलन 1930 में, ठीक है। अब जो दांडी मार्च था वह कब हुआ था प्रारंभ? 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में, 12 मार्च से 6 अप्रैल। तो ये दोनों का जो डेट था ये लगभग इसी समय में था, और ये 1931 में हुआ है, ये 1928 में हुआ है। तो अब पहले घटना कौन सा हुआ है? तो ये हुआ है साइमन कमीशन का आगमन, यानी ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, साइमन कमीशन के भारत आने का उद्देश्य क्या था? तो साइमन कमीशन जो था उसका भारत आने का उद्देश्य था प्रशासनिक सुधार। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशासनिक सुधार। क्वेश्चन नंबर 28 है, रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, रॉलेट एक्ट आपको मालूम है कि बहुत ही एक काला कानून था, और इस काला कानून का उद्देश्य यही था कि भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधि बढ़ रही थी, भारत में जो पॉलिटिशियन की संख्या बढ़ रही थी, उसको दबाना, ताकि इनकी आवाज जो है आम जनता तक ना पहुंच सके। तो क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक ही रॉलेट एक्ट का एक उद्देश्य था, जिसको काला कानून भी कहा गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। क्वेश्चन नंबर 29, बंगाल विभाजन को रद्द किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था? तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, यह आप सभी को मालूम होगा। और बंगाल विभाजन जो है ये रद्द हुआ था अरुणडेले समिति के। कौन सा था समिति? अरुणडेले, यानी अरुणडेल समिति जिसको बोलते हैं, अरुणडेल समिति, ठीक है। तो अरुणडेल समिति की अनुशंसा पर ही लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा 1911 में किया गया था, ठीक है। और इसी घोषणा में कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया गया था देश का। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि बंगाल विभाजन को जो रद्द है वह अरुणडेल कमेटी की अध्यक्षता में हुआ था। चलिए, यानी उन्हीं की अनुशंसा पर हुआ था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग, बार बार आपको मिल जाएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो आप सभी को मालूम है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां और आगा खां, ये दो ऐसे बंधु थे जिन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना किया था, ठीक है। अगला देखिए, अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो आंसर हो जाएगा आपको 1907 में। कहां पर? तो कराची में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 है, अखिल भारतीय अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी विरोध लीग की स्थापना किसने किया था? तो अखिल भारतीय अनटचेबिलिटी लीग का जो स्थापना है, विरोध लीग की स्थापना, ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1932 में किया गया था, और बाद में इसी का नाम चेंज करके हरिजन सेवक संघ कर दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में पहली बार आयकर कब लगाया गया था? इकोनॉमिक का प्रश्न है। भारत में पहली बार जो है आयकर कब लगाया गया था? वह लगाया गया था 1860 में, ठीक है। विल्सन के द्वारा आयकर लगाया गया था। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33, जिया तरंग आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो जिया तरंग आंदोलन जो है वह मणिपुर से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मणिपुर। मणिपुर अभी चर्चा में है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में कैद करके रखा गया था? तो आप सभी को मालूम है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय बहुत जो बड़े बड़े नेता थे उनको कैद कर लिया गया था, और इसी क्रम में जवाहरलाल नेहरू को भी कैद किया गया था और उन्हें कैद करके अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अल्मोड़ा जेल। और महात्मा गांधी को कहाँ रखा गया था? तो आगा खां पैलेस में रखा गया था। और
और चूंकि बिहार की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो अगर आपको पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था, तो सही आंसर होगा बांकीपुर जेल में, जो कि पटना में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाख कहा गया है? तो बुद्ध शाख जो है अशोक को मास्की का अभिलेख है, वो उसी में कहा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए मास्की। क्वेश्चन नंबर 36, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? वेनसांग आया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी वेनसांग। क्वेश्चन नंबर 37, प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा था? तो प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम जो है शूद्रक ने लिखा था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी शूद्रक। क्वेश्चन नंबर 38, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि, अब प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है? तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है कि ताकि बच्चे जो है क्या कर सके, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। क्वेश्चन नंबर 39, बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या होता है? तो बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे पहले बच्चों को भाषा प्रयोग का अवलोकन करना होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बच्चों को भाषा प्रयोग का अवलोकन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 40, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? अब सतत और व्यापक यानी रेगुलर और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन किसी चीज को क्यों आवश्यक है? तो सतत और व्यापक जो मूल्यांकन होता है वह यह समझने के लिए कि अभिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, वह सुधार किया जा सकता है, इसीलिए सतत और व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 41, शैशव काल की अवधि क्या होती है? तो ये सीडीपी का प्रश्न है। शैशव काल की अवधि होता है जन्म से 2 वर्ष तक। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जन्म से 2 वर्ष तक को शैशव काल की अवधि माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है? अब यहां पर देखिएगा, गेहूं बीज है, सौंफ बीज है, काली मिर्च बीज है, यानी ऑप्शन सी साबूदाना जो है वह बीज नहीं है। तो चूंकि बीज नहीं है तो कैसे मिलता है? साबूदाना जो है वह साइकस के जो टहनियां होते हैं उसके मांड से मिलता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा साबूदाना बीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 आइए, क्वेश्चन नंबर 43 में है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? आपसे पूछा है कौन सा युग्म सही है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसको युग्म में किया हुआ है, उसमें आपसे पूछा है सही कौन है। तो पहला ही देखिए, असम आप देखेंगे तो असम का संबंध किससे है? बिहू से है। तो बिहू लोक नृत्य और त्योहार ये कहां पर पड़ता है? बिहू किसका है? असम का, ठीक है। तो इसी का आंसर हमारा हो जाएगा असम का बिहू। अगला देखिएगा, अगला है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखलाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि अब यहाँ पर देखिए प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने और सिखाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। वह ये इसलिए क्योंकि यह जो है वास्तविक स्थितियों में सिखाने के अवसर उपलब्ध कराते हैं, यानी ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है ये, टेरा रोसा मिट्टी, ठीक है, टेरा रोसा मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होता है? तो टेरा रोसा मिट्टी जो होता है वह कहवा के लिए उपयुक्त होता है। ब्राजील में पाया जाता है यह टेरा रोसा मिट्टी, जो कि कहवा यानी कॉफी के लिए उपयुक्त होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी कहवा। दीनदयाल बंदरगाह पोर्ट कहां पर अवस्थित है? तो दीनदयाल बंदरगाह आपको मालूम होगा कहां पर है? गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 47 आइए, क्वेश्चन नंबर 47 में कुछ चीजें मिलाया हुआ है और उसको आपको आंसर बताना है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र, तो भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र जो है वह कोलकाता में है, यानी पहला का दूसरा। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, तो वन प्रबंधन संस्थान आपको मालूम है भोपाल में है, और भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र आपको मालूम है देहरादून में है। और पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो एकमात्र बेंगलुरु। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु, भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र देहरादून, भारतीय वन यहाँ तक तो सही है, प्रबंधन संस्थान भोपाल में,
भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र। तो भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कहाँ पर है? कोलकाता में है। यानी पहला का दूसरा, ए का दूसरा, बी का क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा तीसरा, सी का क्या हो गया आपको? सी में आपको हो गया चौथा, और डी का क्या हो गया? पहला। तो ये जिसमें आ रहा है उसको मिला लीजिए। तो यानी ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला। ठीक है, और इसको याद भी कर लीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 48 से क्या पूछ रहा है? राष्ट्रमंडल खेल 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राष्ट्रमंडल खेल के बारे में आपसे पूछा गया है। इसका आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया है। भारत ने कुल 66 पदक जीते। पदक तालिका में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ। तो ये कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कौन कौन से सही है। देखिए, पदक तालिका में सबसे पहले तो पदक तालिका की अगर हम बात करें तो भारत को कुल 61 पदक मिला था। कितना मिला था? भारत को कुल 61 पदक मिला था। तो 66 पदक वाला तो हो गया खत्म। अब दूसरा वाला जिसमें जिसमें है उसको काट दीजिए। दूसरा वाला जिसमें जिसमें है काट दीजिए। आंसर आपका हो गया पहला और तीसरा सही है। ठीक है, इसका आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया था। पदक तालिका में भारत चौथा स्थान था, बिल्कुल सही है, लेकिन पदक उसको मिला था 61। ठीक है, 22 उसको गोल्ड मिला था, 16 उसको सिल्वर मिला था और 23 इसको ब्रॉन्ज मिला था। 23 ब्रॉन्ज मिला था। क्वेश्चन नंबर 49 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फीडे का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो फीडे का उपाध्यक्ष जो है विश्वनाथन आनंद को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्वनाथन आनंद। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस देश ने चंद्रमा पर अपना पहला अंतरिक्ष यान दानुरी लॉन्च किया है? तो किस देश ने अपना चंद्रमा यान जो है दानुरी लॉन्च किया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया। क्वेश्चन नंबर 51 आइए, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान की शुरुआत की गई है? तो अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान जो है वह संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संस्कृति मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 52 आइए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण है जो यौन संपर्क के माध्यम से प्रेषित हो सकता है? यौन संबंध के माध्यम से जो प्रेषित होने वाला जीवाणु संक्रमण है वो है गोनेरिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गोनेरिया। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा HIV एड्स का इलाज नहीं है? तो HIV एड्स का इलाज कौन सा नहीं है? तो इलाज नहीं है तो वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी रक्तदान। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रक्तदान। क्वेश्चन नंबर 54 आइए, 54 में क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कवक रोग है यानी फंगल रोग है जो गेहूं के पौधों को प्रभावित करता है? तो गेहूं को प्रभावित करने वाले फंगल रोग है रस्ट, यानी इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल है यानी फॉल्स फ्रूट है? फॉल्स फ्रूट कौन सा है? तो वो है स्ट्रॉबेरी। कौन सा है? स्ट्रॉबेरी, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, स्ट्रॉबेरी। ठीक है, तो असत्य फल क्या होता है? कुछ फलों में न केवल अंडाशय बल्कि कुछ अन्य फूलों के हिस्से भी फल में विकसित हो जाते हैं। ऐसे फलों को असत्य फल कहा जाता है या इसको बोलते हैं स्यूडोकॉर्प्स। क्या बोलते हैं? स्यूडोकॉर्प्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, पाचन तंत्र में अग्नाशय का क्या काम होता है? तो पाचन तंत्र में अग्नाशय का क्या काम होता है? यह रक्त शर्करा के स्तर को कंट्रोल करता है। रक्त शर्करा यानी ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल कौन करता है? पाचन तंत्र में पैनक्रियाज, अग्नाशय। डीएनए में कितने नाइट्रोजन क्षार होते हैं? नाइट्रोजेनस बेस पाए जाते हैं। तो डीएनए में जो नाइट्रोजेनस बेस होते हैं वो होते हैं कुल 4। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 4। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषता होती है? ओके, निम्नलिखित में कौन सी सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषता है? तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स आपने पढ़ा होगा, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में जो विशेषता यूकैरियोटिक आपसे पूछ रहा है तो वो ये होता है कि एक झिल्ली युक्त नाभिक की उपस्थिति होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि इसमें एक झिल्ली युक्त नाभिक की उपस्थिति होती है। क्वेश्चन नंबर 59, पौधों में प्रकाश संश्लेषण को नियंत्रित करने वाले एंजाइम के उत्पादन के लिए कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैग्नीज। क्वेश्चन नंबर 60 पर आइए, 60 है, महिला प्रजनन प्रणाली में ओव्यूलेशन शुरू करने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो ये होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको LH हार्मोन भी बोलते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है ना, मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा निर्मित एक हार्मोन है और यह मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो विमेन का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मासिक धर्म चक्र के दौरान अंडाशय से अंडे को मुक्त करने के लिए इग्नाइट करता है, इंस्टिगेट करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 61,
चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस जिसको बोलते हैं, तो एमआरआई जो होता है वो किसका उपयोग नहीं होता है, यानी एमआरआई में किसका उपयोग नहीं होता है, तो एमआरआई में एक्स किरणों का उपयोग जो होता है वो नहीं होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एक्स किरणों का प्रयोग नहीं होता है एमआरआई में। निम्नलिखित में से कौन सा कारक गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी को प्रभावित नहीं करता है? तो गुरुत्वीय त्वरण को प्रभावित नहीं करने वाला जो फैक्टर है वो है वस्तु का मास। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वस्तु का द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, वायुमंडलीय दबाव किस तरल के क्वथनांक को कैसे प्रभावित करता है? तो वायुमंडलीय दाब किसी तरल के क्वथनांक को प्रभावित कैसे करता है? बढ़ते वायुमंडलीय दबाव के साथ क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। बढ़ते वायुमंडलीय दबाव के साथ क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बढ़ते वायुमंडलीय दबाव के साथ क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, उस घटना का नाम क्या है जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो ये आप शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे, आकाश का नीला दिखना यानी स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्कैटरिंग। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा कारक ध्वनि की गति को प्रभावित नहीं करता है? तो ध्वनि की गति को कौन प्रभावित नहीं कर सकता? देखिए, तापमान प्रभावित करता है, ऊंचाई प्रभावित करता है, आर्द्रता प्रभावित करता है, यानी ऑप्शन डी होगा। इनमें से कोई नहीं ऐसा फैक्टर है। सारे के सारे जो फैक्टर हैं वो तापमान ध्वनि को प्रभावित करते हैं, ध्वनि की गति को। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में उच्चतम विद्युत चालकता होती है? तो उच्चतम विद्युत चालकता जो है वह चांदी में होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चांदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा, प्रकृति में पाए जाने वाला सोडियम क्लोराइड निम्नलिखित में से कौन सा खनिज होता है? तो सोडियम क्लोराइड जो होता है वो हैलाइट होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हैलाइट। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो ये चारों कथन आपको पढ़ना है और आपको बताना है कि कौन सा जो कथन है वो सुमेलित नहीं है। पहला कथन क्या बोल रहा है? आवर्त सारणी के शून्य समूह में रखे गए तत्व निष्क्रिय तत्व के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर दूसरा है सबसे भारी धातु ओस्मियम है। तो यह भी सही है। सबसे हल्की धातु क्या है? सोडियम है। यह गलत है, क्योंकि सबसे हल्की धातु क्या होता है? लिथियम होता है। क्वेश्चन नंबर 69 पर आ जाए, निम्नलिखित में से किसे मूर्खों का सोना कहा जाता है? तो आपको मालूम है कि आयरन पायराइट को हम मूर्खों का सोना कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आयरन पायराइट यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 70, वायुयान निर्माण में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो कि वायुयान का जो निर्माण होता है उसमें किसका प्रयोग होता है? वो होता है ये मैग्नेलियम। ठीक है, मैग्नेलियम और ड्यूरेलियम दोनों का होता है। तो मैग्नेलियम और ड्यूरेलियम दोनों, यानी ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए और डी, ए और बी। ठीक है, हंसाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि लाफिंग गैस किसको कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाला गैस भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो फोटोकेमिकल स्मॉग के कारण आंखों में जलन पैदा करता है? तो फोटोकेमिकल स्मॉग के कारण आंखों में जलन जो पैदा करता है वो है एक्रोलीन। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एक्रोलीन। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, गैसों में आयतन ताप भिन्न नियत तापों पर आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा क्या कहलाती है? तो आरेखित चक्र रेखा को क्या बोला जाएगा? जो उसको बोला जाएगा आइसोथर्मल्स। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आइसोथर्मल, यानी गैसों के जो आयतन दाब होता है उसको भिन्न भिन्न नियत तापों पर आचरण को दर्शाने के लिए रेखांकित चक्र को क्या कहेंगे? आइसोथर्म्स कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार भारतीय नागरिक को प्राप्त है और गैर भारतीय नागरिक को प्राप्त नहीं है? देखिए, दो तरह का चीजें हैं, एक तो भारत का नागरिक, दूसरा है भारत के बाहर के लोग जो यहाँ के नागरिकता प्रदान करते हैं। ठीक है, यानी विदेशी लोग, तो यहाँ कुछ दिनों के लिए उनको नागरिकता मिलता है। तो उनको कौन कौन सी चीजें जो है नहीं प्राप्त है? तो सही आंसर आपको बताना है। देखिए, विचार एवं अभिव्यक्ति। ठीक है, तो विचार एवं अभिव्यक्ति सिर्फ भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। उन लोग आके यहाँ पर इतनी चीजें नहीं प्रकट कर सकते हैं। दूसरी चीजें जो है, शांतिपूर्ण सम्मेलन का भी उनको अधिकार नहीं प्राप्त है। ठीक है ना, शांतिपूर्ण सम्मेलन का भी अधिकार नहीं प्राप्त है। और अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात अगर करते हैं तो वो भी उनको प्राप्त नहीं है। जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण उनको प्राप्त है। तो यानी 1, 2 और 3 जो होगा वह उनको प्राप्त नहीं है। विचार अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, अल्पसंख्यक अधिकार, ये सब चीजें उनको नहीं मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 75 है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद के सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? तो हाल ही में आपको मालूम है संसद के सदस्य की योग्यता और अयोग्यता काफी चर्चा में रहा था। तो इसका जो संबंध है 52वां संविधान संशोधन से। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 52वां संविधान संशोधन। बार बार देखते हैं कुछ लोग जो है कुछ पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है संसद की योग्यता और इस पर लेकर आया गया था एंटी डिफेक्शन लॉ। तो यह है 52वां संविधान संशोधन। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह कथन किनका है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा होता है? ठीक है, नीति निर्देशक के अनुसार के बारे में बोला गया है कि बैंक की सुविधा के अनुसार यह चेक जो है अदा होता है। ये बोला था केटी शाह ने। किसने बोला था? केटी शाह ने। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। क्वेश्चन नंबर 77 देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है? तो इंटर स्टेट जो राज्य होते हैं, जो परिषद होता है, काउंसिल होता है, उसका चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, यानी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना? तो इलेक्शन कमीशन जो है ना, आर्टिकल 324। जैसे ही इलेक्शन कमीशन की बात होगा आप आंख बंद करके आर्टिकल 324 लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध का संबंध किससे है? तो 5वां अनुसूची और 6ठा अनुसूची का जो संबंध है वह किससे है? अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण से। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण हेतु। क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत में सरकार के संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण किया गया है? तो संसदीय जो प्रणाली है वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 है, मौलिक अधिकारों के कार्यान्वयन से संबंधित मुकदमे न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो न्यायालय के कौन सा अधिकार क्षेत्र में आता है? यह है सर्वोच्च न्यायालय का प्राथमिक क्षेत्राधिकार, यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, सर्वोच्च न्यायालय के प्राथमिक क्षेत्राधिकार। क्वेश्चन नंबर 82 है, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव है वह विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा चुना गया था, यानी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 है, इस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी सलाह मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार के लिए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदत्त की गई है। तो ये जो वापस भेजने का जो अधिकार है वह जो 44वां संविधान संशोधन है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके तहत यह दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित संविधान संशोधन में किस एक अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना था? तो दिल्ली का जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है वह 1991 संविधान संशोधन 1991 के तहत 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1991। क्वेश्चन नंबर 85 आइए, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 123 1 2 3 के तहत जारी अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है संसद का सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक प्रभावी रहता है? तो जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं उसके बाद जैसे ही संसद शुरू होता है वहां से पास करना होता है, तो ये कब तक प्रभावी रह सकता है? ये पूछ रहा है कि संसद जब शुरू हो गया तो कब तक प्रभावित होगा? तो 6 सप्ताह तक यह प्रभावी रहता है। क्वेश्चन नंबर 86 है, पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो पंचायती राज संस्थाओं में, पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन होते हैं तो उसमें क्या होता है? अनुच्छेद 243, ठीक है, अनुच्छेद 243 के तहत पंचायती राज संस्थानों में आरक्षण संबंधी बात की गई है 243D में। किसमें? 243D, यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 है, यूके सिन्हा कमेटी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यूके सिन्हा कमेटी जो है MSME से संबंधित है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी MSME, यूके सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 88 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को सभी विकासात्मक प्रयासों के मूल के रूप में मान्यता दी गई थी? तो ये दिया गया था आपको 8वीं पंचवर्षीय योजना। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 8वीं पंचवर्षीय योजना। 89 है, निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष पहली बार बिहार आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित किया गया था? तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो है, यानी बिहार का इकोनॉमिक सर्वे जो है पहली बार 2006-07 में प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर यानी जारी किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय की जो गणना है उसमें देखिएगा विदेशी पर्यटकों द्वारा भारत में किए जाने वाला व्यय किया जाता है, स्वयं उपभोग के लिए किए जाने वाला उत्पादन किया जाता है, लेकिन मध्यवर्ती वस्तु को शामिल नहीं किया जाता है, यानी ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए घोषित कुल बजट परिव्यय कितना है? तो कुल जो बजट परिव्यय है वह 79,000 करोड़ रुपया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी 79,000 करोड़।
क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से कौन सा मैदान रचनात्मक मैदान का उदाहरण है? तो रचनात्मक मैदान का उदाहरण है हंगरी का मैदान। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हंगरी का मैदान जो है वह रचनात्मक मैदान का उदाहरण है। ठीक है, ठीक है। मैदान जो है उसमें जैसे भारत का विशाल जो मैदान है वह अवसादी जवाब के कारण हुआ था। फ्लोरिडा का जो मैदान है वह कास्ट मैदान का एग्जाम्पल है। यूगोस्लाविया का जो फील्ड है यानी जो यहाँ का जो जमीन है वो क्या है, कास्ट मैदान का उदाहरण है। अगला यहाँ देखिएगा 93 है, विश्व के प्रमुख द्वीप समूह के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? अभी ये स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि कौन सा तथ्य गलत है। ठीक है, तो ये जो गलत है आपको वो है ब्रिटेन का पश्चिमी अटलांटिक महासागर, ये जो है गलत है। मतलब किसी सागर, महासागर या झील में स्थित द्वीपों की श्रृंखला को क्या बोला जाता है? द्वीप समूह कहा जाता है। ठीक है, विश्व के प्रमुख द्वीप समूह को के बारे में बोल रहा है। और भौगोलिक दृष्टि से द्वीप समूह दो प्रकार का होता है, एक होता है ज्वालामुखी द्वीप और दूसरा होता है कोरल द्वीप। तो पश्चिमी अटलांटिक महासागर की बात कर रहे थे, तो पश्चिमी जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर किससे जुड़ा हुआ है, कौन से द्वीप समूह से? तो वो है ग्रीनलैंड से। इससे ग्रीनलैंड से। और ब्रिटेन से कौन जुड़ा हुआ है? अगर आप बोल रहे हैं कि ये गलत है तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्यों गलत है। तो ब्रिटेन से जुड़ा हुआ है उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागर का संबंध ब्रिटेन से है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। अगला देखें, निम्नलिखित में से भाखड़ा नांगल किस राज्य की संयुक्त परियोजनाओं में से एक है? तो भाखड़ा नांगल जो है किसकी संयुक्त परियोजनाओं में से एक है? तो पंजाब, ये तो आप जानते होंगे कि ठीक है सर, पंजाब तो ठीक है, लेकिन उसके साथ भी दो अन्य राज्य हैं, वो कौन सा है? तो सर हरियाणा और राजस्थान भी इससे जुड़ा हुआ है भाखड़ा नांगल से। इस प्रश्न का सही आंसर होगा हरियाणा, राजस्थान और पंजाब, यानी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 देख लीजिए। भारत में पाई जाने वाली गद्दी जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो गद्दी जनजाति आपने कई बार बनाया होगा कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। 96 भारत के बंदरगाहों का सही क्रम उत्तर से दक्षिण, यानी जो उत्तर से दक्षिण में जो बंदरगाह स्थित है भारत के, तो इसे आपको बताना है। ठीक है ना, उत्तर से दक्षिण। तो भारत के जो बंदरगाह हैं उसके बारे में आपको चर्चा करना है, उत्तर से दक्षिण में। अब उत्तर से दक्षिण की अगर हम बात करें तो कौन हो जाएगा? कांडला हो जाएगा, कांडला। फिर उसके बाद क्या होगा? हल्दिया, पारादीप और कोची। तो कांडला, हल्दिया, कांडला, हल्दिया, पारादीप और कोची। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांडला, हल्दिया, पारादीप और कोची। कुल भारत में कितने बंदरगाह हैं? तो सर 13 प्रमुख बंदरगाह हैं और लगभग 200 से अधिक छोटे छोटे बंदरगाह हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर से दक्षिण में अगर अरेंज कीजिएगा तो कांडला, हल्दिया, पारादीप और कोची हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वह है 44, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है यह। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जो है सबसे लंबा है और इसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर। श्रीनगर से शुरू होकर यह कन्याकुमारी में समाप्त होता है। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, NH44। क्वेश्चन नंबर 98 आ जाइए। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? ठीक है, यानी ज्यादा होता है कार्बनिक पदार्थ। तो वो होता है कार्बनिक पदार्थ कौन से मिट्टी में मिलेगा? लाल में मिलेगा कार्बनिक? नहीं मिलेगा। जलोढ़ में मिलेगा? नहीं मिलेगा। काली में? बिल्कुल मिलेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, काली में बहुलता होती है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल क्या कहलाता है? तो अलकनंदा और पिंडार जहां पर भी मिलता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कर्ण प्रयाग। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा कर्ण प्रयाग। अलकनंदा और पिंडार जहां भी मिलेगा उसको बोला जाता है कर्ण प्रयाग, यानी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का कौन सा पठार भारत की खनिज हृदय भूमि के रूप में जाना जाता है? तो खनिज हृदय भूमि के रूप में आप भली बात जानते हैं कि जो छोटा नागपुर पठार है भारत का, उसको हम खनिज का रूर प्रदेश भी बोलते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, छोटा नागपुर का पठार। अरेस्ट ऑल कुछ मैथमेटिक्स का प्रश्न दिए हुए हैं, आप इस मैथमेटिक्स के प्रश्न को सोल्व करके कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के जरूर बताइएगा। बाकी सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर दीजिए, ताकि आपको जैसे ही नेक्स्ट सेट अवेलेबल हो पाए हमारे चैनल पर आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए।